हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, खास चर्चा, और इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी जो कि पूर्व इंजीनियरिंग प्रमुख और डीजी हैं बीआरओ के। बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में हमारे साथ भास्कर दत्त पाटनी जी हैं जो कि भूगर्भ तकनीक के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले आज विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से कि विल लिव नो वन बिहाइंड, लगता है कि चाहे इसको आप कच्छ से लेकर के और आज तक अगर देख लें तो लगता है ये जैसे सूत्र वाक्य बन गया हो। और इस बीच में कम से कम मुझे लगता है कि दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हर बार यह साबित हुआ है कि अब जो भारत है उसका आपदा से निपटने का तरीका, राहत और बचाव का तरीका, प्रबंधन का तरीका सचमुच काफी बदल गया है। लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट बता रहे थे और रिपोर्ट में जब बता रहे थे उसका जो मूल सूत्र है वो सूत्र यही है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो ये जब आप ठान लेते हैं तब आपकी जीत सुनिश्चित होती है। यही पूरे ये 400 घंटे का जो आपने देखा, जो उत्तरकाशी का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसमें आपने यही देखा होगा जी कि यह कभी किसी ने हार नहीं माना, चाहे जो एजेंसियां वो लगी हुई हो, चाहे वो लोकल लगी हो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था पीएमओ से लेके सीएमओ तक और डीएम से लेके और वहाँ नीचे एजेंसियों का, उसके पीछे का जो सूत्र था वो वही था कि किसी ने कभी हार नहीं मानी थी। जो हौसला की कहानी है, ये उस जज्बे की कहानी है जिस जज्बे की कहानी से एक बड़ी कामयाबी आज मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में इस कहानी पे आगे समय में आते समय में रिसर्च होनी है कि कैसे इस जज्बे को बना के रखा गया, इस हौसले को बना के रखा गया और 17 दिनों के बाद उस सकुशल मजदूर को बाहर निकाला गया है जी। तो जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रहे थे, तो आपदा प्रबंधन के बदले दौर की बात आप देखिए। इस देश में जो प्राकृतिक आपदा हो, हादसा हो, इस तरह के लगातार से, चाहे सुनामी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, और इसमें हजारों हजार लोगों की जो जानें जाती रही है, एक लंबी फहरिस्त है इस देश में और दुनिया में। लेकिन अब बदले दौर में देखिए कि जिसमें देश में जो एक टीम इंडिया की स्पिरिट है, जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं अपने टीम इंडिया की स्पिरिट में, वो कैसे जब एक पेज पे आके काम करते हैं तो उत्तरकाशी जैसे ही सफलता आपके हाथ में होती है। जो आपके पास कोई टेक्नीशियन दुनिया का नहीं होगा, चाहे टॉप क्लास टनलर हो या आपके पास जो सुरंग खोदने वाले, जो मैनुअल खोदने वाले, जो पारंपरिक जो वहाँ पे रैट माइनर्स हैं, वो सारे माइनिंग करने वाले लोग हों, कि एकदम चूहे के बिल जैसे खोदने वाला वो जो उनका जुगाड़ था उसको भी अपनाया गया और जो ऑगर मशीन थी उसको भी अपनाया गया। और इस टेक्नोलॉजी के साथ में जो हुनर काम आया और उसमें ये एक तरह से एक संकल्प था, बिल्कुल वही संकल्प था कि जो ठान लिया है तो जीत निश्चित है। और आपने देखा होगा कि 17 दिन के बाद ये तस्वीर दुनिया के सामने में है कि भारत किस तरह से आपदा प्रबंधन में एक नई सूरत, एक नई पहचान बनाई है। बिल्कुल एक नई पहचान बनाई है, लेकिन ये करना कितना कठिन था, हमारे जो दोनों के दोनों विशेषज्ञ हैं ना, वो ज़रूर बताएंगे कि कितना कठिन था और कितनी बड़ी कामयाबी ये है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी के पास, जिनके पास ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि ऐसे इलाकों में जहाँ ये काम चल रहा था ना, ये तो काम चल रहा था, उसके बाद हादसा हो गया, तो कितना ये कठिन होता है, किस तरह से ये हादसा हुआ होगा, इस पर मैं चाहता हूँ ज़रूर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कितना कठिन काम था लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी 41 मजदूरों को वहाँ से वापस निकाल लेना, पहाड़ की सीना को चीर कर। नमस्कार जी, धन्यवाद। मेरे को यहाँ पे जुड़ने की बहुत खुशी हो रही है जी। और ये बताना चाहूँगा कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। जब कोई टनल कोलैप्स कर जाती है तो उसका एक्सटेंट नॉर्मली किसी को पता नहीं चलता है। एक एंड तो नज़र आता है पर दूसरा एंड नज़र नहीं आता है, तो पता नहीं चलता है कि कितनी टनल कोलैप्स हुई है और जो टनल कोलैप्स हुई है उसके आसपास का इलाका कितना फ्रेजाइल है जी, क्या वो भी गिरने वाला है या नहीं, या उसमें भी कुछ दरारें आने वाली हैं या कोलैप्स होने वाला है, वो पता नहीं चलता है। तो
और टाइम सीमा इसमें तय नहीं की जा सकती कि कब तक कोई रेस्क्यू कर लेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, स्पेशली जबकि हमारे जो हिमालयन जियोलॉजी को देखते हुए, जो बहुत फ्रेजाइल जियोलॉजी है, बहुत कमज़ोर पहाड़ हैं, जो रॉक क्लासिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर पत्थरों का, तो उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जी बिल्कुल, ये बड़ा चैलेंज था। और ये भी बात है कि धरती की सीना के अंदर था, यानी कि भूगर्भ जो धरती है उसके अंदर था। हमारे साथ भू तकनीक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं भास्कर दत्त पाटनी जी। भास्कर दत्त पाटनी जी, ये जो जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था और हमने देखा कि इसमें जब बचाव, राहत और बचाव का काम शुरू हुआ तो एक साथ कई प्रयास हुए। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हुई, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात हुई, फिर सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने की बात हुई। ये क्या आपको लगता है कि इसमें हम बिल्कुल सटीक पता लगा सकते थे कि किधर हमें अपने प्रयास को फोकस करना है ताकि हम उन 41 जिंदगियों तक पहुंच जाएं जो धरती के गर्भ में थे? देखिए, ऐसा है जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह साहब ने कहा, हमारी जियोलॉजी बड़ी फ्रेजाइल है। हाँ। और ये सिलक्यारा की ये जो टनल है, इसका एक एंड तो बंद है, दूसरे एंड से काम कर रहे हैं। और ऐसी हालात में सबसे बड़ा जो मुश्किल हमारे सामने आ रही थी कि एक्सटेंट कितना है, जो फेलियर जोन है, ये वर्टिकल कितना है, हॉरिजेंटली कितना है। चलिए, हॉरिजेंटली तो बाद में हमने पता लगा लिया कि 50-60 मीटर है, मगर ऊपर जो चिमनी फॉर्मेशन या कैविटी बनी है उसमें से कितना मग बाहर निकला है। तो ऐसे हालात में जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग थी वही एक सबसे अट्रैक्टिव और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन था। हालांकि ऑप्शन बी एंड सी, आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग या बाईपास ड्रिफ्ट बगल से बनाते हैं नॉर्मली हम लोग, इस तरह के फेलियर जब हिमालयन टेरेन पर होते हैं। और अगर माना इनकेस इसमें 41 श्रमिक अंदर नहीं होते तब तो इस ऑपरेशन को दूसरे ढंग से पूरा कर लिया जाता। आप मग को रिमूव करते, पाइप प्रूफिंग करते या ग्राउटिंग करते, धीरे धीरे करके सपोर्ट देते और आगे बढ़ जाते। हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो 41 मजदूर अंदर ट्रैप हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए। और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग या अगर ड्रिलिंग जिसके माध्यम से हम अंदर जा रहे थे वो ही एक अट्रैक्टिव सॉल्यूशन था। और लास्ट में जो 10 मीटर जो रैट होल माइनिंग या जिसे कहते हैं मैनुअल माइनिंग जिन बहादुर मजदूरों ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और इसी जज्बे के साथ, इस तरह के जज्बे और जगह भी हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है, बट यहाँ पर जो 41 श्रमिकों की जान बचानी थी और जिस जज्बे के साथ ये लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे निकालते चले गए। जो मुख्य कठिनाई, जो स्टील लैटिस गर्डर्स और जो बार सामने आ रहे थे उसको मैनुअली काटना और मग में जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, रॉक बोल्डर्स हैं, उनको तोड़ना, वो निकालना वाकई में एक चैलेंजिंग टास्क। पर चर्चा को और आप तीनों के साथ आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटकर फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ का सीना चीर करके ऑपरेशन जिंदगी को कामयाब बनाया गया और ये नए भारत का नया रूप है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से विनोद जी के तरफ रुख करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन कामयाब किया गया, इसमें हमने ये देखा
कि बाहर से कोई मशीन मंगानी है मंगा लो, बाहर से कोई विशेषज्ञ मंगाना है उसे भी जल्दी से बुला लो, और अपनी भी सारी की सारी एजेंसी, और सिर्फ एजेंसी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तक वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए रहे। इससे भी निश्चित तौर पर ऐसे अभियानों को बहुत बड़ा संबल मिलता है। विनोद जी। लाल जी, जिंदगी जिंदाबाद। और जब आप जिंदगी जिंदाबाद कहते हैं तो आप देखिए कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद सुबह सुबह फ़ोन करते हों उसके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, और वो रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेते हों, और हर बात में वो एक तरह से निर्देश देते हुए देखते हों कि हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए इन मज़दूरों का, ये हिम्मत बना के रखना ज़रूरी है सबसे पहला। तो आप कह सकते हैं कि ये चिंता अगर देश के प्रधानमंत्री दिखाते हैं कि मैं हूँ ना, तो ये सब सारी चीज़ें जुटाने में कोई मुश्किलें नहीं आती है। और मुश्किलें इसलिए नहीं आती है कि आपने जो कहा ये सारी चीज़ें कैसे और किस जगह पे लाया गया ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप जो उत्तर काशी के सिलकारा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं है और साधारण सी जगह नहीं है जी। जहाँ पे एक तरह से आप देखिए कि चॉपर से लाके और हेलीकॉप्टर से किस तरह से वहाँ ऑस्कर मशीन भी लाया गया, और सारे उपकरण जो जहाँ से जिस तरह के इंजीनियर और टेक्नीशियन की ज़रूरत होती थी वो 24 घंटे के अंदर में मुहैया कराया जाता था। इसलिए कि कोई कहने वाला था कि मैं हूं ना, और वो मैं हूं ना का जो जज्बा था ये देश के आपदा प्रबंधन को किस तरह से बदला है। लालजी, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये आपदा प्रबंधन का जो सबसे बड़ा क्लासिक चीज़ ये है कि वो टीम इंडिया का स्पिरिट है। और वो टीम इंडिया की स्पिरिट को आप देखें कि दुनिया के किसी भी देश में अगर इस तरह की आपदा, अभी आप हाल में तुर्की का देखिए, दुनिया ने इसको सैल्यूट किया है भारत के एनडीआरएफ के उस ऑपरेशन को और उसकी सारी चीज़ों को जो उन्होंने राहत और बचाव का काम उस भूकंप के दौरान किया था जी। आप ये देखिए कि इसकी सिलसिला कैसे शुरू होता है। ये जो एक जज्बे और की कहानी आप बता रहे हैं उसमें उस हौसले की कहानी में देखिए पीएम मोदी का 70 के दशक से शुरू हुई ये कहानी है। जब हमने अभी एक बुक रिलीज हुई है जो ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में एक बुक लिखी है। उसमें ये अनटोल्ड स्टोरी को बताया गया है कि वो किस तरह से बताया है कि मोरबी का जब बांध टूटा था 79 के आसपास में, हजारों लोग आसपास के लोग उसमें मर गए थे। पीएम मोदी उस समय में एक साधारण सा कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्हें इस बात का तो ये था कि ये आपदा के बचाव के लिए, आपदा एक प्राकृतिक है, ये हादसा इस तरह से अनहोनी होती है, लेकिन क्या बचाव के लिए भारत जैसे देश में जहाँ इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, एक ह्यूमन स्किल को, एक ह्यूमन पावर को आप किस तरह से एक टेक्नोलॉजी के सपोर्ट देख के टीम इंडिया के स्पिरिट में जब आप काम करते हुए दिखेंगे तो आज देश में चाहे सुनामी आता हो या कहीं बाढ़, आपने जम्मू कश्मीर का बाढ़ 2015 का देखा कि उसका किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, किस तरह से बचाव और राहत के काम हुए थे। आप दुनिया के किसी देश में युद्ध के जंग के क्षेत्र में देखिए, सीरिया से लेके इजराइल तक कैसे भारत के लोगों को स्वदेश वापस लाया गया। तो ये जो स्पिरिट है ये आपदा प्रबंधन का सबसे पहला ये देता है कि आपकी सेंसिबिलिटी क्या है कि आप दुर्घटना में फंसे हुए लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि कोई भी नहीं छूटेगा और सबको बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल वही स्पिरिट जीती है, वही नेतृत्व जीता है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, चाहे ये सिलक्यारा का मामला हो या फिर उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब देश का प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी लेता है और जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमारे अंतिम जवान भी सुरक्षित वापस आ जाएं तब मैं सोने को जाऊंगा, तो इससे कितना बड़ा संबल मिलता है, कितना मनोबल बढ़ता है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं आज ही वहां से वापस आया हूं सिलक्यारा टनल से जी, और पिछले 3-4 दिन से मैं वहां था। तो जो कोऑर्डिनेशन वहां देखने को मिली है वो हम सिर्फ अभी तक किताबों में ही पढ़ते रहे हैं जी। ये एक्चुअली कॉपी बुक कोऑर्डिनेशन थी जो कि पीएमओ से डायरेक्टली कंट्रोल हो रही थी। इतनी एजेंसियां इसमें एक्टिवेट की गई थी, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एक्सपर्ट्स लाने हो, कोई भी टेक्नोलॉजी लानी हो, कोई मशीन लानी हो, वो सारी एकदम कमर्शियल एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से जरिए वहाँ पर पहुँचाई गई है हर एक को। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें जो सहयोग रहा है, जनरल वीके सिंह साहब वहाँ पर कैंप कर रहे थे और
सेक्रेटरी MORTH अनुराग जैन जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य हुआ है। और जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो PMO ने वहां पर एस्टेब्लिश किया था, उसके कारण जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, जो सीमलेस कोऑर्डिनेशन हुआ है, वो मैंने कहीं नहीं देखा है। बहुत सारे हादसे में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, चाहे वो स्नो एवलांच हो, चाहे लैंडस्लाइड्स हो, या दूसरे हादसे फ्लड रिलीफ हो, पर ऐसा कोऑर्डिनेशन कहीं देखने को नहीं मिला है जिसकी की पल पल की जानकारी PMO में दी जा रही थी। तो उसके कारण जो हमारा मनोबल बढ़ा है, जो हमें मालूम था कि जो हमको चीज चाहिए वो हमारे पास पहुंच जाएगी, और इस करके जितने भी हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, हमने सबने बैठ के जो रास्ते ढूंढे थे, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन 1 जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे, उसको फेल होने के बाद जो मैनुअल ड्रिफ्ट का हमने वहाँ तय किया था कि अभी मैनुअल ड्रिफ्ट के लिए जाते हैं, तो हमें मालूम था कि हम सब एक दिन वहाँ पहुंचेंगे। और हमारा हौसला इसलिए बुलंद था क्योंकि जो कम्युनिकेशन हमारे साथ उनके जो वर्कर्स ट्रैप हो रखे थे उनके साथ एस्टेब्लिश हो गया था। 4 इंच की लाइन से और 8 इंच लाइन के साथ उनको खाना पहुंचाया जा रहा था, उनको मेडिसिन पहुंचाई जा रही थी। तो हमारा कभी भी हमारे हौसले कभी पस्त नहीं हुए, या हमको ऐसे नहीं लगा कि हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ टाइम का मामला था कि किस टाइम तक हम इसको पूरा कर पाएंगे, पर इतना विश्वास था कि हम इसमें जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है। और भास्कर दत्त पाटनी जी, आपने हाल में, जाहिर सी बात है कि ऐसे इस तरह के हादसे चाहे देश के अंदर विदेशों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने ज़रूर उन चीज़ों को देखा होगा। आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसे हादसों से निपटने, ऐसे हादसों को पार पाने के मामले में नया भारत कुछ अलग सा दिखाई पड़ रहा है क्या? हमने काफ़ी इस तरह के सफ़र तय कर लिए हैं, काफ़ी हमने इस मामले में तरक्की कर ली है क्या? देखिए, आज से 40-45 साल पहले जब मैंने टनलिंग वर्क स्टार्ट किए थे, तब वो समय भी देखा है और आज का समय भी देख रहा हूँ। उस वक्त क्रूड और कन्वेंशनल मेथड से हम लोग टनलिंग करते थे। आज तो मैकेनाइज्ड टनलिंग भी होती है TBM से। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के हमारे टूल्स हैं, उस समय बहुत कम होते थे। तो ऐसी हालत में आज जहाँ टनलिंग हो रही है, तो टनलिंग के फेस से आगे 50 मीटर 100 मीटर आगे का भी हम पता लगा लेते हैं कि रॉक मास की कैसी कंडीशन है, किस तरह का सपोर्ट मेजर्स इसके लिए तैयार किया जाए और यह कैसे किया जाए। तो आज के भारत के हिसाब से अब देखेंगे तो टनलिंग में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, नई नई टेक्निक्स आई हैं, उस टेक्निक्स का हम उपयोग करते हैं और उसके बेस पे हिमालयन जैसे टेरेन पे, जो कि बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन है, जहाँ की पल्वराइज रॉक कंडीशन है, क्रस रॉक मास है, शियर जोन्स हैं, उनको निगोशिएट करने के लिए ये सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हों, चाहे रोड टनल से हों, चाहे रेलवे टनल से हों। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आज के युग में हमारे वैज्ञानिक या हमारे मित्र जो यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही सहायक और उपयोगी हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ये तकनीक जो है वो सहायक हैं, तकनीक उपयोगी है। और इन तकनीकों को आगे बढ़ाने में, विनोद जी, इन तकनीकों को आगे बढ़ाने में नेतृत्व का कितना बड़ा रोल होता है। नेतृत्व संबल तो देता ही है, मनोबल तो बढ़ाता ही है, लेकिन संबल के साथ साथ जब वो सुविधाएं देता है तो ऐसे हादसों से निपटने में निश्चित रूप से मदद मिलती है। टीम इंडिया को, सबको मिलकर, सभी एजेंसियों को मिलकर ज़्यादा कामयाबी के साथ ऐसे अभियानों को पूरा किया जाता है। लाल जी, हमारे एक्सपर्ट बहुत रिलेवेंट और बहुत शानदार बात कर रहे थे, और टेक्नोलॉजी से लेके और वहाँ के टोपोग्राफी और ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी आपके पास में कितनी भी हो, तकनीकी आपके मामले में आपने कितना भी एडवांस कर लिया हो, लेकिन जब तक आप इसमें पर्सनल टच नहीं डालते हैं, तब तक वो जो आप ठानते हैं वो नहीं होता है। ये इसका उदाहरण जब आप बात अभी पूछ रहे थे कर्नल साहब को, लेफ्टिनेंट साहब को, और आप जब ये पूछ रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर ने उस समय में जब उड़ी का अटैक था और उसके बदले बाद में उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उस सर्जिकल स्ट्राइक को एक तरह से देश ने एक पहली बार वो एक अनुभव था कि हमारे जवान
जो बहादुर जवान अब सीमा पार करके दूसरे के सीमा में जाके उसके माद में घुस के और वो स्ट्राइक करने वाले थे जी। लेकिन इसमें जो शर्त पीएम की थी कि वो सकुशल हमारे सभी जवानों को, वीर जवानों को वापस आना चाहिए। ठीक। तो इसके लिए जो डिटर्मिनेशन था कि ये था कि जब ठान लेते हैं तो जीत होती है, उसमें टीम की स्पिरिट काम करती है। उस टीम में जो सबसे टॉप पीएम से लेके और नीचे जो काम करने वाले हैं वहाँ एजेंसी, वो सारे लोग जब इस बात के लिए लगते हैं तब ये पहाड़ का सीना चीर के 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। ये स्पिरिट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस दिन ये अपने दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं और हमसे शायद बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। लेकिन वो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी जैसे अगर जैसी मशीनें वहाँ फेल हो जा रही थी, वहाँ हर दिन का जो ड्रिलिंग है वो 4 घंटे ऑपरेट करने के बाद वो बंद हो जाती थी जी। लेकिन उसके बाद फिर एक उपाय ढूंढा जाता था। कभी ये हार मानने की बात नहीं थी वहाँ। तो ये संकल्प जो है वो संकल्प की बात बताती है कि आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी के रूप में भारत में बहुत एडवांसमेंट है। आपने अभी जितना आप ये देखिए तूफान का जितना भी चक्रवाती तूफान है, उन सारे तूफानों का किस तरह से मुकाबला किया है। जिस दौर में कभी 5-10 साल पहले सैकड़ों लोग मरते थे, आज वहाँ एक 0 कैजुअलिटी पे हमने ये काम किया है। बिल्कुल। तो ये जो डिटर्मिनेशन है उसके साथ में एक पर्सनल टच होता है, एक टीम वर्क होता है, जो टीम इंडिया की स्पिरिट में कोई भी स्टेट हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर पीएम देश का इस सेंसिटिविटी से काम करता है, ये संवेदना के साथ काम करता है कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, हर कोई बचाव जरूरी है, तो हर कोई बच के आता है। और हर राहत कार्य में भारत ने एक मानक तय किया है, चाहे कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, हादसे की आपदा हो। लाल जी। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, आपने जो अभी बताया उससे तो हमें ऐसा लग रहा है, आपने बताया कि वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रहा था, तो हमें लगा जैसे कहते हैं ना कि वॉर रूम बनाकर किसी समस्या से निपटना, तो हमें लग रहा था जैसे कि कोई एकदम वैसा वॉर रूम जैसा काम कर रहा हो, जिसमें एकदम सिंगल पॉइंट पर सब कुछ देखा जा रहा था कि भाई ये नहीं तो ये विकल्प नहीं तो ये। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो एक्चुअली वॉर रूम था। ये एक तरह का हमारे लिए एक किस्म का वॉर ही था जो सबने मिलकर जीतना था। सो हर एक जगह से इनपुट सेंट्रल में आ रही थी और वहाँ पर डिस्कस होके कोई भी चीज, किसी भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही थी, वहाँ से उनके निर्देश दिए जा रहे थे। ऊपर पीएमओ में मैसेज किया जा रहा था, वहाँ से डायरेक्टली भास्कर कुलबे साहब पीएमओ की तरफ से आए हुए थे और जो चीज चाहिए थी उस कंट्रोल रूम में बैठ के सब लोग डिस्कस करते थे। सुबह, दोपहर को, शाम को, या जब भी जरूरत पड़ती थी, रात में, आधी रात में बैठ के ये डिस्कशन होती थी। बार बार साइट विजिट्स होती थी और डिसाइड किया जाता था कि अगर अभी बाधा आई है तो अगला कदम क्या लिया जाए। ठीक है। भास्कर दत्त पाटनी जी, जब इस तरह का कंट्रोल रूम हो, जब इस तरह से वॉर रूम स्टाइल में काम हो, तो आपदा से निपटना कितना आसान हो जाता है? उसके लिए कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दोनों चीजों की आवश्यकता होती है जी। आप किसी भी कैटास्ट्रॉफी को लीजिए, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस तरह ग्राउंड वर्क्स में जहाँ 41 मजदूर अंदर फंसे हों, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इतनी जल्दी मोबिलाइजेशन ऑफ मशीन, जैसा जनरल सिंह ने कहा है कि इस हिसाब से जितनी जल्दी मोबिलाइजेशन मैन एंड मशीन का हुआ है वो बहुत जरूरी है। और एक बात जैसा विनोद जी कह रहे थे, मैं कह दूं, मैं अपने से 40-50 साल की टनलिंग के एक्सपीरियंस से इंजीनियरिंग के साथ जज्बे से बिल्कुल जज्बा जरूरी है। सच कहा देखा है, बड़ी लोगों ने 20-20, 24-24 किलोमीटर की सुरंग बनाई है। अगर आपके पास जज्बा नहीं है तो फिर खाली सुरंग नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। जज्बा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसी जज्बे से ऑपरेशन जिंदगी बिल्कुल कामयाब हुई है। अंदर में श्रमवीरों का जज्बा, बाहर में जो उनको निकालने में लगे हुए था उनका जज्बा, पूरे देश का जज्बा, 140 करोड़ भारतीयों का जज्बा, पीएम मोदी के नेतृत्व का जज्बा। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर दत्त पाटनी जी जुड़ने के लिए, साथ में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है